जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 1550 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज से दोस्तों हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे का प्रश्न करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से कॉन्सेप्ट भी सीखता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई डैश पर इसका मान दोगुना हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ किया गया है। यहाँ पे एक प्रतिरोध दिया गया है और एक क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है। प्रतिरोध और लंबाई। एक यहाँ पे दोस्तों हमारा एक कंडक्टर है जिसके थ्रू से दोस्तों करंट हमारा पास करता है। तो कंडक्टर की लंबाई अगर दोस्तों हम मान लेते हैं क्या है, एल है। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस हमारा होता है, जो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल होता है। और दोस्तों आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है दोस्तों, एरिया होता है। यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है दोस्तों, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब दोस्तों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है दोस्तों कि अगर हमारा लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा, और अगर लेंथ हमारा घटेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा घट जाएगा। अगर ये दोगुना होगा लेंथ हमारा, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, दोगुना होगा। और दोस्तों अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, और एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब दोस्तों उल्टा होगा। अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। दोनों क्या होगा, विपरीत होगा। लेकिन रेजिस्टेंस और लेंथ के केस में अगर लेंथ हमारा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर दोगुना हो रहा है तो दोगुना होगा, अगर तीन गुना हो रहा है तो तिगुना होगा। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर प्रतिरोध और लंबाई की बात करें, तो अगर लंबाई हमारा दोगुना होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, हमारा दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों लंबाई को दोगुना होता है तो प्रतिरोध भी हमारा क्या होगा, दोगुनी करनी पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोध का निव्वल प्रतिरोध कितना होगा। निव्वल मतलब दोस्तों नेट रेजिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट हम जिसे कहते हैं, वो इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं कि यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा कितना होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, और इस रेजिस्टेंस में से दोस्तों एक 10 ओम का है और एक क्या है, 40 ओम रेजिस्टेंस का। दो रेजिस्टर्स लगाया गया है और दोनों को दोस्तों समांतर क्रम या तो पैरेलल में जोड़ा गया है। पैरेलल में क्या किया दोस्तों, जोड़ा गया है। और यहाँ पे दोस्तों एक हमारा क्या लगा होगा, सेल लगा होगा। तो इसमें दोस्तों अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा। हम क्या जानते हैं कि जब भी समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो उसको हम 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 के फॉर्म में जोड़ते हैं। और अगर सीरीज में होता तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, इसको हम सीधा जोड़ देते हैं। लेकिन ये पैरेलल में होने के कारण हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं। इसको और अगर हम R1 मानते हैं तो ये हमारा R2 मान लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट की बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो 1/10 प्लस 1/40। तो दोस्तों ये 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आने वाला है, 40। तो 10 चौक 40 यानी कि 4 प्लस 40 का 40 यानी कि 1 4 1 5, यानी कि 1/RE इक्विवेलेंट 5/40। अब दोस्तों इसको 5 से काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे 1/RE इक्वल टू 1/8। लेकिन दोस्तों हमारा ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कुल ये नहीं है, ये हमारा ऊपर, जब इसको ऊपर करेंगे तो ये भी हमारा ऊपर हो जाएगा। या तो इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8 ओम निकल के आएगा। और एक विशेष बात दोस्तों, हमारा जितना रेजिस्टेंस जो होता है, अगर उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस हमारा प्राप्त होता है वो दोनों रेजिस्टेंस से छोटा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 ओम है तो 10 से भी छोटा है ये, और अगर ये 40 ओम है तो 40 से भी ये हमारा क्या है, छोटा है। दोनों रेजिस्टेंस से हमारा क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर हम इसी को सीरीज में जोड़ते हैं तो दोनों रेजिस्टेंस से हमारा बड़ा होता है। जैसे कि देखिए सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 40 और 10 50, यानी यहाँ पे हमारा 50 ओम का हो जाता है। तो 50 ओम हमारा 40 से भी अधिक है और 10 से भी अधिक है जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तब। लेकिन पैरेलल में जोड़ने पर दोनों से भी हमारा कम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर हमारा सी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तित एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक डैश का बना
हुआ है। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ चुके हैं पहले, एक होता है कंडक्टर हमारा, ये क्या होता है कंडक्टर, एक होता है दोस्तों सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और एक होता है दोस्तों इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर। तो कंडक्टर में दोस्तों जिसमें हमारा करंट फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। सेमी कंडक्टर दोस्तों जिसमें थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है, यानी कि इसको हम अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक। और इसको अर्धचालक बोलते हैं दोस्तों, और इसको हम क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, जिसमें करंट पास ही नहीं होता है। और इसको दोस्तों कंडक्टर मतलब क्या होता है, सुचालक हमारा। क्या होता है, सुचालक। कंडक्टर तो देखिए दोस्तों, कंडक्टर में हमने क्या देखा था, सिल्वर जो हमारा होता है कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम जो होता है हमारा वो भी कंडक्टर होता है, जो निकेल होता है ये भी हमारा कंडक्टर होता है, कॉपर होता है ये भी हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर के अंदर दोस्तों हमारा मैग्नीन होता है, सिलिकॉन होता है, और जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम होता है, और डायोड होता है, डायोड या ट्रायोड होता है दोस्तों। ये हमारा दोस्तों सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। और इंसुलेटर के अंदर दोस्तों हम रबड़, रबर, एबोनाइट, क्या है एबोनाइट, और प्लास्टिक, ये सब सारी चीज़ें हमारा दोस्तों कुचालक के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों ये हर एक मटेरियल हमारा बना होता है वो क्या होता है, अलग अलग से बना होता है। क्या होता है, अलग अलग मटेरियल से बना होता है। जैसे चांदी का हमारा एक अलग तत्व होता है, एल्युमिनियम का अलग तत्व होता है, मैग्नीन का अलग तत्व होता है, सिलिकॉन का अलग तत्व होता है। तो हर एक तत्व का दोस्तों अपना एक गुणधर्म होता है। क्या होता है, गुणधर्म होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करें या विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात करें तो हर एक तत्व का क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों जब हम कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि जब कंडक्टर के थ्रू से करंट हमारा पास होता है तो टेम्परेचर जब इसका बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने के बाद इसमें जो करंट या धारा जो होता है वो स्लो हो जाता है। धारा क्या होता है, स्लो हो जाता है, या तो कम फ्लो करने लगता है, करंट क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब हम सेमीकंडक्टर में करंट को बढ़ाते हैं, मतलब तापमान को बढ़ाते हैं, सेमीकंडक्टर में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इससे अर्धचालक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो करंट होता है वो करंट एज इट इज फ्लो करता है, यानी कि सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। और दोस्तों इंसुलेटर से तो करंट हमारा फ्लो ही नहीं करेगा, ये टेम्परेचर का मतलब ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम दोस्तों हम देख सकते हैं जैसे कि एल्युमिनियम हमारा क्या है, कंडक्टर है, यानी कि कंडक्टर है। तो अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो करंट हमारा स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट हमारा स्लो हो रहा है। निकेल की बात करें तो निकेल भी हमारा कंडक्टर है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट हमारा क्या होगा, स्लो होगा। अगर चांदी की बात करें तो ये भी हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो इसका भी करंट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तापमान अगर कंडक्टर में बढ़ता है तो इसका करंट स्लो हो जाता है। तो इन तीनों दोस्तों, ये हमारा बी, डी और सी ऑप्शन तीनों जो है दोस्तों, तापमान अगर बढ़ता है तो करंट क्या होता है हमारा, फ्लो करना थोड़ा स्लो हो जाता है या तो कम फ्लो करता है। लेकिन दोस्तों जो मैग्नीन हमारा है ये सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। तो अगर सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है तो सेमीकंडक्टर के करंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह से करंट फ्लो होता है वो उसी तरह से करंट फ्लो करता रहता है। तो मैग्नीज यहाँ पे हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। और सेमीकंडक्टर में अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो करंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या तो धारा या प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम समांतर क्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। समांतर क्रम में दोस्तों इसमें रेजिस्टेंस को क्या होता है, तीनों को अलग अलग वायर से कनेक्ट किया जाता है, तीनों को अलग अलग वायर से कनेक्ट किया जाता है। ये हमारा एक R1 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसको R2 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों एक R3 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और यहाँ पे एक सेल या बैटरी से दोस्तों हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों हमारा क्या है, अलग अलग वायर से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब अलग अलग वायर से जुड़ा हो तो वो हमारा पैरेलल या समांतर क्रम कहलाता है। तो दोस्तों पहला कंडीशन हम इसमें क्या करते हैं, पहला कंडीशन ये है जिसमें इसमें जो करंट हमारा होगा, करंट हमारा क्या होगा, हर एक सर्किट में चेंज होता रहेगा। क्या करेगा, करंट हमेशा हर एक सर्किट में क्या होगा, अलग होगा।
हर एक सर्किट में क्या होगा, अलग होगा। लेकिन दोस्तों वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा समांतर क्रम में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम में हमारा कांस्टेंट रहता है। अब दोस्तों अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम किस तरह से जोड़ते हैं, जब हम रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट निकालना होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से जोड़ते हैं। और दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे, जब भी हम इस सभी को रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो जो रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो क्या होगा, इन तीनों से क्या होगा, छोटा होगा। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, सबसे छोटा प्रतिरोध होगा, सबसे छोटा प्रतिरोध होगा, उससे भी क्या होगा, छोटा आएगा, उससे भी छोटा आएगा। यानी कि बहुत सबसे क्या होगा, उससे भी क्या होगा, छोटा आएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम इसको मानते हैं 5 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये 15 ओम का है, तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारा, सबसे छोटा रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 5 है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 5 से भी क्या होगा, हमारा कम होगा, 5 से भी क्या होगा, हमारा कम होगा। और वोल्टेज हमने क्या देखा दोस्तों, वोल्टेज हर एक सर्किट में इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें जितना वोल्टेज रहेगा इसमें भी उतना ही वोल्टेज रहेगा, यानी कि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है। तो इस पूरे सर्किट में या सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब चलिए दोस्तों ऑप्शन को पढ़ते हैं। सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित है। बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बिंदु ए मानते हैं और इसे हम बिंदु बी मानते हैं तो इस ए और बी के बीच में सारे के सारे रेजिस्टेंस हमारा अवस्थित है। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही बोला गया है, यानी कि जब भी रेजिस्टेंस दिया जाएगा वो सारे के सारे दो बिंदुओं के बीच में ही सिमट कर रखा जाता है। तो पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होगा। बिल्कुल गलत दोस्तों। हमने क्या देखा कि सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस था उससे भी क्या आ रहा था, कम आ रहा था, उससे भी क्या आ रहा था, कम आ रहा था। तो यहाँ पे अधिक बोला गया है जो कि बिल्कुल गलत है। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। बिल्कुल सही दोस्तों। हमने क्या देखा कि जो वोल्टेज हमारा होता है या विभवांतर हमारा जो होता है उस इस पूरे सर्किट में क्या होता है, हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक समान रहता है। तो एक समान रहता है तो ये तीसरा कथन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक कथन और तीसरा कथन जो होगा वही हमारा सही होगा, यानी कि बी नंबर का हमारा दोस्तों एक और तीसरा है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध डैश होगा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक टोस्टर मतलब क्या था दोस्तों, हमने फिल्मों में देखा होगा दोस्तों आपने कि जब एक ऐसा अंतर होता है जिसमें जो हमारा टोस्ट होता है उस टोस्ट को अंदर डाला जाता है, टोस्ट को इसको गर्म करके निकाला जाता है, या टोस्ट को या पाव रोटी जो होता है दोस्तों उसको पकाया जाता है, और इस टोस्ट में फिर से ऊपर से क्या लगाया था, बटर लगा के खाया जाता है। क्या होता है, बटर लगा के खाया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, टोस्टर, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण वहाँ पे गर्म किया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो क्या क्या दिया गया, हमारा पावर दिया गया है वो 2200 वॉट का है, और दोस्तों साथ ही साथ हमारा वोल्टेज दिया गया है जो कि 220 वोल्ट का है, और इसके साथ हमें दोस्तों रेजिस्टेंस निकालने को बोला गया है। लेकिन दोस्तों पी से संबंधित या पावर से संबंधित हमारा जो फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई। लेकिन हमें यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार वी इक्वल टू आई आर। तो आई के स्थान पर अगर दोस्तों हम यहाँ पे इस आई के स्थान पर अगर दूसरा कुछ रख दें तो यानी कि आई के बराबर अगर लिखें तो वी अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर। यानी कि इस आई के जगह पर अगर वी आर को हम रख दें तो क्या होगा, तो वी अपॉन आर, यानी कि जो यहाँ पे भी आई के जगह पर रखने पर क्या होता है, हमारा वी स्क्वायर आर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम रेजिस्टेंस आ गया, अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे आई को निकालेंगे, और आई को निकालने के बाद ओम्स लॉ पे रख के हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो पावर हमारा कितना है, 2200 वॉट का, और वोल्टेज जो आ गया वो 220 का 2 है, यानी कि 2 बार गुना करेंगे इसको बट्टा आर। अब आर को दोस्तों बराबर के हम उस पार ले जाएंगे, यानी कि 220 गुना 220 बट्टा 2200, यानी कि एक जीरो इधर एक जीरो इधर, यानी कि 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 22 से 22, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमारा हो गया वो 22 ओम का हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 22 ओम का हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजित में संयोजित किया जाना चाहिए। इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पहले दे दिया गया है, जो कि कितना है 4 ओम का है। लेकिन दोस्तों इस 4 ओम को प्राप्त करने के लिए 12 ओम का हम कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी कि R1 बराबर 12 होगा और R2 बराबर कितना है 12 ओम होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमारा है 12 ओम का है। तो इस Rn यानी कि कितना रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, इस 12 ओम का कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे कि जो हमारा 4 ओम रेजिस्टेंस के क्या होगा, बराबर या इक्विवेलेंट होगा। यानी कि दोस्तों प्रतिरोधक की संख्या निकालना है कि कितना प्रतिरोध लगाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम आर इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला लिखें तो आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे दोस्तों एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख के कह दें इसको, तो एन अपॉन क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम जो रेजिस्टेंस हमारा दिया गया है उसको ले लेते हैं, क्या लेते हैं रेजिस्टेंस लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा R1 बराबर R2 बराबर R3 जो भी होगा इसको हम क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस हमारा जो लिया गया है वो 12 ओम का लिया गया है, यानी कि 12 12 12 सभी क्या लिया गया 12 ओम का, तो R बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट बराबर आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इक्विवेलेंट की जगह पर 4 ओम रखेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो एन की जगह पर एन ही रहने देते हैं। और दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस हमारा दिया गया है कितना है हमारा 12 ओम का, तो 12 यहाँ पे रखेंगे, यानी कि इसको अगर काट दें हम तो 4 का 4 4 दिया 12, तो यहाँ पे जो एन बराबर हमारा आ जाएगा, जब क्रॉस गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा दोस्तों। यानी कि जो सर्किट में लगाया गया होगा वो 3 रेजिस्टेंस लगाया होगा, यानी कि जो पहला रेजिस्टेंस होगा 12 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस भी होगा 12 ओम का, और तीसरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा 12 ओम का, यानी कि 3 रेजिस्टेंस जब लगाया गया होगा तब जाके हमारा 4 ओम प्रतिरोधक प्राप्त होता है। या तो दोस्तों इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि आर इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं हम 1/12 1/12 1/12, ये 3 रेजिस्टेंस हमारा है, तो तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ेंगे कितना होगा, 12 का एलसीएम कितना होता है 12, अब 12 1 12, फिर 12 1 12, फिर 12 1 12 हो गया, ऊपर 3 आ गया, यानी कि 3 3 क्या हो गया 12, 3 से काटेंगे यानी कि 3 आ गया, यहाँ पे तीनों जोड़ेंगे 3, तो 3 चौक 12, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है वो 4 ओम आ रहा है, मतलब कि दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया हमारा, प्रतिरोधकता, क्या बोला गया प्रतिरोधकता। एक होता है दोस्तों प्रतिरोध, एक क्या होता है प्रतिरोध, और एक क्या होता है प्रतिरोधकता, एक क्या होता है प्रतिरोधकता, इसको हम बोलते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस। और ये हमारा जो होता है दोस्तों ये विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम रो के थ्रू से इंडिकेट करते हैं, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है L/A, इस रो को दोस्तों प्रतिरोधकता या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो रेजिस्टेंस दोस्तों ये हमारा क्या होता है लंबाई पर डिपेंड करता है और मोटाई पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारा लंबाई और मोटाई पर डिपेंड करता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L और R इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। लेकिन दोस्तों ये जो रेजिस्टिविटी होता है प्रतिरोधकता होता है, ये हर एक तत्व के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। ये जो रेजिस्टिविटी होता है दोस्तों हर एक तत्व के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे अगर हम सिल्वर की बात करें या चांदी की बात करें, तो इसका दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लिखें तो 1.59 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। क्या होता है, इतना ओम मीटर होता है, ये सिल्वर का होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम तांबा की बात करें या कॉपर की बात करें, तो तांबा का दोस्तों हमारा 1.68 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। अगर ये दोस्तों हम नाइक्रोम की बात करें, नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम का दोस्तों ये हमारा 1.10 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। यानी कि दोस्तों ये हर एक एलिमेंट का क्या होगा अलग अलग होगा। अगर आधातु की बात करें तो आधातु में जो रेजिस्टिविटी होता है वो अधिक होता है, आधातु में क्या होता है रेजिस्टिविटी अधिक होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं दोस्तों, तापमान हम बढ़ाते हैं, तो इस तापमान बढ़ाने पर जैसे कि हमने क्या देखा था, जिसे हमने क्या देखा था धातु में जब हम तापमान बढ़ाते हैं या कंडक्टर में जब हम तापमान बढ़ाते हैं
तापमान को या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो करंट या जो धारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्लो हो जाता था। लेकिन अगर अधातु नहीं, सेमीकंडक्टर में अगर हम अर्धचालक जिसको कहते हैं दोस्तों, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में जब हम तापमान को बढ़ा रहे थे तो इसमें दोस्तों करंट में हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वो जिस तरह से फ्लो कर रहा था उसी तरह से फ्लो करता ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधकता होता है वो हर एक तत्व का क्या होता है, अलग होता है। और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस प्रतिरोधकता में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, और प्रतिरोधकता में अंतर जो आता है हमारा, उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तापमान होता है। क्या होता है, तापमान होता है। तो तापमान के कारण ही हमारा प्रतिरोधकता में अंतर होता है, जिसके कारण करंट में हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो प्रतिरोधकता हमारा डिपेंड करता है। और ये मोटाई और लंबाई की बात करें तो ये हमारा दोस्तों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इस पर। अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और मोटाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध डैश है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या जानते हैं, पावर बराबर जो हमारा होता है क्या होता है, वी आई होता है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस बराबर दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हमारा ओम्स लॉ होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ पे पावर से हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा वी इक्वल टू आई आर है, और वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है, 2 वोल्ट, और जो करंट दिया गया है 0.4 एम्पियर का दिया गया है। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू यानी कि 2/0.4। अब इस पॉइंट को अगर ऊपर ले जाते हैं तो एक जीरो यानी कि 4×5=20। तो रेजिस्टेंस जो हमारा आ जाएगा दोस्तों 5 ओम या 5 ओम का आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा दोस्तों, समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध दोस्तों यानी कि 3 हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको समांतर क्रम में लगाया गया है। क्या लगाया गया है, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम है दोस्तों, लेकिन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, 9 ओम का है सब। तीनों क्या है, 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम का है। अब इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो एक इसको अगर हम चाहें दोस्तों तो ऑप्शन से भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको हम किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और हम क्या जानते हैं, समांतर क्रम में जब भी जोड़ा जाता है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है हमारा, जो छोटे वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। यानी कि 9 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा 9 से जो छोटा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम बी नंबर का ऑप्शन से ही हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों चलिए हम इसे हम बना लेते हैं। तो दोस्तों 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यानी कि इन तीनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9, यानी कि 9×9 प्लस 9×9 प्लस 9×9, यानी कि 3/9, 3×3, 3×3=9। जब क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों तो आर इक्विवेलेंट बराबर हमारा 3 ओम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसको हम दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे दोस्तों हम इस फॉर्मूला से समझ लेते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल होता है। और आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तो क्या होता है, 1/एरिया होता है। यानी कि इन्वर्सली एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दोस्तों हम दो चीज़ बोलते हैं, एक इस अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, और एक समानुपाती भी बोला जाता है। समानुपाती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। यानी कि दोस्तों अगर हम एल बढ़ाएंगे तो एरिया हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। यानी कि लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, और लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। यानी कि लेंथ का क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या तो समानुपाती कह सकते हैं या अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, लंबाई का यानी कि लेंथ का अनुक्रमानुपाती है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल गलत है। पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों हमारा लंबाई नहीं बल्कि एरिया होता है।
जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। विद क्रमानुपाती मतलब दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो बोला गया है। अगर यहाँ पे एरिया होता तो ये कथन सही होता, लेकिन यहाँ पे लेंथ दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो रेजिस्टेंस हमारा है लेंथ का क्या है, समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तार का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, बिल्कुल गलत दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया हमारा, प्रतिरोधकता। ये क्या बोला गया दोस्तों, प्रतिरोधकता। इस क्वेश्चन को दोस्तों सब ध्यान से पढ़ना होगा। अगर क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करते हैं तो आप गलती कर सकते हैं। प्रतिरोध यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारा प्रतिरोध होता, अगर हमारा प्रतिरोध होता तो वो प्रतिरोध अलग चीज होता है, और एक प्रतिरोधकता होता है, एक प्रतिरोधकता होता है, वो अलग चीज होता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम एक रबड़ को ले लेते हैं, एक रबड़ को ले लेते हैं तो रबड़ रबड़ का जो प्रतिरोधकता होता है अलग होता है। ये हमारा क्या है, एक इंसुलेटर है। तो इसमें दोस्तों अगर हम लंबाई को आधा करें या एरिया को आधा करें या लंबाई को दोगुना करें तो इसमें हमारा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार अगर हम चांदी की बात करें, सिल्वर या तो फिर एल्युमिनियम की बात करें, तो इसमें जो दोस्तों हम इसके एरिया को, लंबाई को आधा करें या लंबाई को आधा करें या एरिया को आधा करें, इसमें दोस्तों हमारा प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिरोधकता हमारा रोज द्वारा दर्शाया जाता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी भी तत्व का वो कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो चांदी का था 1.59 इंटू 10⁻⁸ था, ये सिल्वर के लिए कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस जो प्रतिरोधकता है दोस्तों, अगर लंबाई बढ़ाते हैं या एरिया को आधा करते हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो रेजिस्टिविटी है हमारा वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन अगर प्रतिरोध की बात करें तो वो हमारा बदल सकता है। जैसे कि अगर कितना बदलेगा देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, रेजिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी, और एरिया को हम जब दोगुना करेंगे यानी कि 2L, लंबाई को दोगुना कर दिए और क्षेत्रफल को क्या कर दिया, आधा, यानी कि एरिया को जब हम आधा करते हैं, एरिया को आधा करेंगे तब जो रेजिस्टेंस हमारा होगा कितना हो जाएगा, ये एरिया भी हमारा कितना ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4L अपॉन एरिया। यानी कि दोस्तों ये 4 हमारा एक्स्ट्रा टर्म आया, यानी आर हमारा डायरेक्टली किसका दिख रहा है, 4 का, 4L का। तो 4L यानी कि जो प्रतिरोध हमारा हो जाता दोस्तों 4 गुनी बढ़ जाती, प्रतिरोध हमारा क्या होता, 4 गुना बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, प्रतिरोधकता। तो जो प्रतिरोधकता होता है वो हमारा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। किसी भी तत्व या धातु या अधातु हो उसका प्रतिरोधकता कांस्टेंट रहता है या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये हमारा ये जोड़ा गया है, वो किस में जोड़ा गया, हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में हम क्या जानते हैं, जो करंट हमारा होता है इस पूरे सर्किट में क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। पूरे सर्किट में क्या होता है, करंट हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों वोल्टेज हमारा क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो दोस्तों जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें वोल्टेज हमारा क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ज़्यादा खपत करेगा, और कम रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज कम खपत करेगा। क्योंकि ये 4 कम है तो इसमें कम वोल्टेज लगेगा, और 6 ओम है कहता है इसमें, अगर 6 ओम का है तो इसमें ज़्यादा वोल्ट खपत करेगा। लेकिन करंट दोस्तों इस पूरे सर्किट में क्या होगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर किसी विशेष, अगर 4 ओम के प्रतिरोध से कितना वोल्टेज होगा ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमें इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा ये निकालना पड़ेगा। तो पहले हम करंट को निकालते हैं, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR, जो वोल्टेज दिया गया है कितना दिया गया है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट निकालना है। लेकिन दोस्तों हम अगर इस सर्किट का करंट निकालेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 6 4 10, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 10 ओम का। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालें तो कितना निकालेंगे, 5/10। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम करंट निकालेंगे तो करंट हमारा कितना होगा, 10 से इसको भाग देंगे तो 10 × 50 यानी कि 0.5 एम्पियर कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर।
यानी कि दोस्तों इस पूरा सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो होने वाला है 0.5 एम्पियर का फ्लो करेगा। इस सर्किट में भी 0.5 मतलब इस रेजिस्टेंस में 0.5 एम्पियर, इस रेजिस्टेंस में 0.5 एम्पियर, या तो दोस्तों यहाँ पे अगर फ्लो कर रहा है तो इस वायर में भी 0.5 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो कर रहा है, यानी कि पूरा सर्किट में हमारा 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन दोस्तों हमें क्या निकालना है, इस 4 ओम में कितना वोल्टेज खाएगा। हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो वोल्टेज हमारा जितना अधिक खाएगा उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, कम है, तो इसमें वोल्टेज हमारा कम खाएगा। तो फिर से हम क्या लेंगे, ओम्स लॉ के अनुसार। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हम वोल्टेज लेंगे वो वोल्टेज हमें ये 5 वोल्ट नहीं लेना है, क्योंकि इस 5 वोल्ट में से जो करंट वोल्टेज जा रहा है इस रेजिस्टेंस द्वारा कितना वोल्टेज यूज़ किया जा रहा है, कितना वोल्टेज यूज़ किया जा रहा है। तो 4 ओम यहाँ पे हम कितना, 4 ओम द्वारा कितना रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज खाएगा ये निकालना है। तो भी को यहाँ पे भी रहने देते हैं, लेकिन दोस्तों 0.5 एम्पियर करंट को लेंगे, क्योंकि इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो 0.5 एम्पियर ही फ्लो करेगा। और यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस की जगह पर हम सिर्फ इस 4 ओम को लेंगे, क्योंकि इस 4 ओम द्वारा कितना वोल्टेज खपत होगा ये वोल्टेज को निकालना है। यानी कि 4 से यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कि 4 पचे 20, 4 पचे 20 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि वोल्टेज जो हमारा यहाँ पे खपत होगा दोस्तों 2 वोल्ट का क्या होगा, 4 ओम रेजिस्टेंस द्वारा खपत होगा। अगर यहीं पे दोस्तों अगर 6 ओम के रेजिस्टेंस की बात 6 ओम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा 5 में अगर 2 जाएगा तो 3 वोल्ट का क्या होगा, खपत होगा। तो 3 और 2 5 वोल्ट हमारा टोटल आ गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है सही होगा। जो 4 ओम रेजिस्टेंस द्वारा 2 वोल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है वोल्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित में से कितना होगा। देखिए दोस्तों 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को, कितने को, 3 को श्रेणी संयोजन है। श्रेणी में मतलब दोस्तों सीरीज में जोड़ा गया है। कितने किस में जोड़ा गया है, सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यानी कि सीरीज में हम क्या करते हैं, सीधा जोड़ते हैं। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा हो जाएगा। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम से संयोजित है। संयोजन का प्रतिरोध क्या कीजिए। जब श्रेणी क्रम में होता है दोस्तों तो उसको हम डायरेक्ट सीधा जोड़ देते हैं। तो 30 सर 10 40, 40 10 50 55, यानी कि 55 ओम का रेजिस्टेंस इसमें दोस्तों फ्लो करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी, यदि 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए दोस्तों यहीं पे क्या बोला गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि 3 दूना 6 प्लस 2 तिया 6 प्लस 6 का 6, यानी कि 6, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा कितना आएगा, 6 में 6 कट जाएगा, यहाँ 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 3 तो 5 और 1 6, 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि जो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आएगा हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला दोस्तों, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। बिल्कुल सही दोस्तों। हम क्या जानते हैं कि जब समांतर क्रम में होता है तो वोल्टेज हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वोल्टेज क्या होता है हमारा कांस्टेंट, और करंट हमारा हर एक सर्किट के लिए क्या होता है, चेंज होता रहता है, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला कथन ही जो बोला गया है बिल्कुल सही बोला गया है, क्योंकि समांतर क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जो वोल्टेज हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है या एक बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया हमारा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध दोस्तों हमारा लंबाई पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया दोस्तों बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का प्रतिरोध होगा, यानी कि टोटल प्रतिरोध हमें निकालना है दोस्तों। तो हम इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट 1/8 1/12 प्लस 1/24। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारा 24 से हो जाएगा। तो 8 तिया 24, यानी कि 3, 12 दूना 24 और 12 1 12, यानी कि 3 2 5 और 1 6, 6/24, यानी कि 6 चौक
24, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा वो जब क्रॉस गुना करेंगे तो 4 ओम का निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ए बी और सी के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम और 1 ओम है, उनकी प्रतिरोधकताएं डैश होंगी। देखिए दोस्तों, रेसिस्टिविटी बराबर या रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, रो एल अपॉन ए, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। लेकिन हमें क्या चाहिए, रेसिस्टिविटी का अनुपात चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया, प्रतिरोधकताएं, यानी प्रतिरोधकताएं मतलब ये हमारा क्या रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी बराबर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, आर ए अपॉन एल, क्या लिखेंगे, आर ए अपॉन एल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया है, एरिया, लंबाई, मोटाई, लंबाई और मोटाई क्या है, समान है, यानी कि एरिया भी हमारा एक है और लंबाई भी हमारा एक है, दोनों को क्या है, सेम है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेजिस्टिविटी होगा वो आर का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम R1 मान लेते, पहले इसको R1, R1, R2, R3, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कितना है 0.5, और यहाँ इसका कितना है 0.2, और इसका 1 ओम है। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट से हटाते हैं पहले, और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ऐसा करते हैं दोस्तों, नीचे हम हर को समान करना चाहते हैं, तो हर को समान करने के लिए ऊपर में भी हम क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो नीचे भी 10 से गुना करेंगे। जब हर समान हो जाएगा तो हर जब हमारा समान है तो जो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 और 10, 10 का एलसीएम कितना होगा 10, यानी कि ऊपर यहाँ भी 10 से गुना करेंगे और यहाँ पे भी 10 से गुना करेंगे और यहाँ पे भी 10 से गुना करेंगे। जब 10 से गुना करते हैं तो ये 10 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5:2:10 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वो इसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही हमारा प्रतिरोधकता भी क्या होगा, होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो दोस्तों अगर श्रेणी क्रम की बात किया गया है तो इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 ओम का इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। समान पदार्थ के निर्मित समान लंबाई और 2a, मतलब 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 तार की बात की गई है। देखिए दोस्तों पदार्थ दोनों का क्या, हमारा पदार्थ दोनों का समान है। मान लेते क्या है कि एल्युमिनियम का हम तार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल्युमिनियम का 2 तार ले रहे हैं। इसमें जब ले रहे हैं दोस्तों तो इसका जो हमारा है आर रेजिस्टिविटी होगा, वो रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसका भी लेंगे आर अपॉन रो एल अपॉन ए, क्या होगा, इतना होगा। लेकिन दोस्तों जो समान पदार्थ बोला गया है तो इसमें रेजिस्टिविटी का हमारा कोई काम नहीं है, रेजिस्टिविटी का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो ये हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लंबाई क्या बोला गया, हमारा समान बोला गया है, लंबाई क्या बोला गया दोस्तों, समान बोला गया है। तो दोनों का लंबाई हमारा समान है तो अन्य को लंबाई को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी कि एल बराबर हमारा R1A1 मानेंगे इसको, और इसमें एल बराबर क्या करेंगे, R2A2 मानेंगे, क्या मानेंगे, R2A2 मानेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम ये एल और एल हमारा जब दोनों बराबर है तो हम क्या ले सकते हैं, R1A1 बराबर R2A2। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हमारा जो पहला दिया गया है 0.5 ओम, और इसका जो एरिया दिया गया है वो ए दिया गया है, पहला का एरिया क्या हमारा ए दिया गया है, और दूसरे जो है दूसरा का रेजिस्टेंस हमारा निकालने के लिए बोला गया है। लेकिन जो दूसरे का एरिया दिया गया है वो 2a दिया गया है, यानी कि इस A2 की जगह पर हम क्या लेंगे, 2a लेंगे, क्या लेंगे, 2a। तो यहाँ से दोस्तों ये a और a हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे R2 बराबर जब निकालेंगे हम तो 0.5, और ये क्या है गुना में है तो बराबर के उस पर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से हमारा ये पॉइंट कट जाएगा। तो R2 बराबर अगर हम काटें तो कितना, 5 चौके 20, 5 चौके कितना 20, यानी कि जब इसको काटेंगे तो 0.2
यानी कि 25 चौक 100 यानी कि 0.25 क्या होगा 0.25 यानी कि जो R2 हमारा निकल के आएगा तो दूसरे का जो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा 0.25 निकल के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। देखिए दोस्तों, तीन समांतर प्रतिरोध है, लेकिन तीन समान प्रतिरोध है, लेकिन रेजिस्टेंस तीनों का क्या है 6 ओम है और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो हम क्या जानते हैं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कि इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारा 6 आ जाएगा। यानी कि 6 का 6 प्लस 6 का 6 प्लस 6 का 6 यानी कि 3/6। तो 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 1/2 यानी कि आर ई बराबर जो हमारा निकल के आएगा 2 ओम निकल के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम के दो प्रतिरोध 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं। यहाँ संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डैश के बराबर है। यहाँ पे दोस्तों ये प्रतिरोधक दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये प्रतिरोध है। क्या है यहाँ पे प्रतिरोध है, यानी कि दोस्तों 10 ओम का दो जो प्रतिरोध है उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया और एक दोस्तों ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया दूसरा रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे दोस्तों एक तीसरा हमारा सीरीज में जोड़ा गया है, यानी कि इस प्रकार के हमारा क्या है ये सर्किट है। क्या है सर्किट है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये भी क्या है 10 ओम का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम इसको कैसे हल करेंगे, इन दोनों को पहले क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये समांतर है तो इसको समांतर क्रम से जोड़ेंगे। तो हम किस प्रकार के इसको मान लेते हैं R1 R2 और ये क्या हमारा R3। तो जो R इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा R1 बटा इक्विवेलेंट निकलेगा R1 अपॉन R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम किस तरह क्या करेंगे अब 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 10 और 10 10 और 10 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 10 यानी कि 10 का 10 10 का 10 यानी कि इसको काटेंगे तो 2 10 यानी कि 2×5 = 10 यानी कि जो आर इक्विवेलेंट हमारा निकल के आएगा वो कितना आया है 5 आया है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इन दोनों का एडिशन हमारा 5 आया है। तो यानी कि दोस्तों अब जो हमारा सर्किट बनेगा ये इस तरह से बनेगा, यानी कि इन दोनों के बदले ये हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और ये जो हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से होगा 10 ओम का। अब जो हमारा जो फाइनल आर इक्विवेलेंट आएगा, फाइनल आर इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा वो कितना आएगा इसको अब क्या हम डायरेक्ट हम जोड़ेंगे 5 प्लस 10 ओम यानी कि 10 5 15 ओम यानी कि 15 ओम का रेजिस्टेंस हमारा इस पूरा सर्किट में इक्विवेलेंट है जो कि सी नंबर का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है। देखिए दोस्तों, शुरू में शायद हमने बोला होगा दोस्तों कि रेजिस्टेंस को 3 तरीके से मापा जाता है। एक पहला सीरीज था और दूसरा पैरेलल था और एक तीसरा दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज था। क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज था। क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज था। व्हीट ये हमारा दोस्तों ये रेजिस्टेंस इस प्रकार के होता है। ये हमारा इस प्रकार के यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं PQRS इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो होता है हमारा दोस्तों, तो ये जो होता है दोस्तों ये आमने सामने की दोस्तों, अगर हम इसको PR इस तरह से लिख सकते हैं, सामने सामने को गुना करते हैं PR बराबर QS, ये आपस में क्या होता है दोस्तों ये क्या होता है बराबर होता है। टोटल रेजिस्टेंस का क्या होता है बराबर होता है। तो इससे दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस को अगर जोड़ना होता है तो इसको हम प्रतिरोध से जोड़ते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों इसको अगर हम और फैला के लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू को अगर बराबर किस पर ले आएंगे इस आर को बराबर के उस पर ले जाएंगे, यानी कि S/R इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का काम रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा डैश होगी।
देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, लेकिन प्रतिरोध को क्या किया गया है, दोगुना किया गया है, और वोल्टेज को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। तो दोस्तों वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का मतलब है, वोल्टेज को कोई टर्म से क्या किया मैंने, मान लीजिए टोटल वोल्टेज हमारा 8 है, तो वोल्टेज 8 है और रेजिस्टेंस हमारा दोस्तों कितना है, मान लेते हैं 2 है। लेकिन रेजिस्टेंस जब 2 है तो इसको बराबर करने के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। पहले रेजिस्टेंस कितना था, 4 था, और करंट कितना था, 2 एम्पियर था, तब जाके हमारा 4 दूना 8 ये वोल्टेज हमारा कांस्टेंट था। लेकिन दोस्तों ये वोल्टेज हमारा अभी भी क्या है, कांस्टेंट ही रहेगा, वोल्टेज क्या है अभी भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रतिरोध दो गुना कर दिया गया। यानी कि दोस्तों ये प्रतिरोध जो हमारा है, पहले कितना था, 4 था, अब दोना जब दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 8 है, प्रतिरोध क्या है हमारा 8 है, लेकिन अब जो रेजिस्टेंस जो करंट हो जाएगा, जो एम्पियर हो जाएगा, वो करंट हमारा कितना एम्पियर का रह जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8 तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो गया, तो हम इस 8 से क्या गुना करेंगे कि जो कि करंट हमारा बच जाएगा, यानी कि एक एम्पियर जो हमारा दोस्तों अब करंट बच जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले करंट हमारा कितना था, 2 था, अब करंट 2 से क्या घटकर कितना हो गया, आधा हो गया, करंट हमारा कितना हो गया, आधा हो गया, यानी कि 2 से 2 काटेंगे तो 1 हो गया, यानी कि पहले करंट हमारा कितना था, 2 एम्पियर था, लेकिन अब घट करके कितना हो गया, आधा हो गया। तो दोस्तों जब रेजिस्टेंस को हम दो गुना करेंगे और वोल्टेज हमारा अगर कांस्टेंट रहेगा, तो जो करंट हमारा होगा घट के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यहां पे जो बोला गया दोस्तों, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक मतलब क्या दोस्तों, धारा नियंत्रक जो करंट हमारा होता है, करंट को हम किसी, अब करंट को कंट्रोल करने के लिए, धारा नियंत्रक मतलब करंट कंट्रोल करने के लिए, तो करंट कंट्रोल करने के लिए हमें किसी प्रतिरोध, किसका परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि करंट हमारा सही सलामत फ्लो करे, करंट हमारा किसी भी सर्किट में सही सलामत अगर करंट फ्लो करे, तो हमें ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध हमारा क्या होगा, कम होगा, यानी कि प्रतिरोध को हमें कम करना पड़ेगा, तब हमारा करंट सही रूप से चलेगा, तब हमारा करंट क्या होगा, सही रूप से कार्य करेगा, अच्छा मतलब फ्लो करेगा। तो दोस्तों प्रतिरोध के परिवर्तन के लिए ही किया जाता है, धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रतिरोध को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ताकि करंट हमारा आसानी से फ्लो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए दोस्तों पदार्थ के प्रतिरोध को प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, यहाँ पे क्या बोला गया हमारा, प्रतिरोध, प्रतिरोध हमारा आर इज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि दोस्तों जो हमारा रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला निकल के आता है, रो एल अपॉन ए, ये हमारा निकल के आता है। यानी कि तापमान भी हमारा डिपेंड करता है दोस्तों, बिल्कुल सही। जो दोस्तों हमारा, हम क्या जानते हैं दोस्तों, लंबाई पे हमारा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो लंबाई यहाँ पे है, बिल्कुल है, लंबाई पर भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, अगर एरिया है यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्र, परिच्छेद का क्षेत्रफल, एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी कि ये बी सी और डी तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कन्फर्म है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर की। तो दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी करंट कंडक्टर में अगर तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस भी उसमें क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है, यानी कि तापमान भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि तापमान जो है रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस तापमान पर डिपेंड करता है, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। पदार्थ की प्रकृति, बिल्कुल दोस्तों प्रकृति भी निर्भर करता है। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करता है। अगर हम बात करें रबड़ की, तो रबड़ में भी करंट हमारा फ्लो ही नहीं करता है, यानी कि दोस्तों जो पदार्थ है, पदार्थ पे भी हमारा डिपेंड करता है। अगर चांदी है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और रबड़ है तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं करता है। अगर दोस्तों हम एल्युमिनियम की बात करेंगे, तो एल्युमिनियम में भी हमारा करंट फ्लो करता है, एल्युमिनियम में भी हमारा करंट फ्लो करता है, लेकिन चांदी से कम करंट फ्लो करता है, चांदी से क्या करता है, कम फ्लो करता है, यानी कि ये हमारा पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। यानी कि चारों कथन जो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बोला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं। देखिए दोस्तों हम क्या पढ़ चुके पहले, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता था हमारा, रेजिस्टेंस का होता था। कंडक्टिविटी हमारा क्या था, रेजिस्टेंस का विपरीत होता था।
तो उसी प्रकार दोस्तों जो प्रतिरोधकता हमारा होता है, जो प्रतिरोधकता हमारा होता है वो कंडक्टिविटी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए दोस्तों, अगर चालकता निर्धारित करना का क्या मतलब है, चालकता मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। चालकता निर्धारित करना मतलब कि जिसका ऐसा पदार्थ का प्रतिरोधकता जिसमें करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, चालकता निर्धारित होती हो। मतलब चालकता निर्धारित होती हो मतलब वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो कर रहा है तो प्रतिरोधकता वाली धातु में हमारा क्या होगा, एक सुचालक की भांति काम करेगा। क्या करेगा, सुचालक की भांति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चालकता की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा दो चीज़ हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक तो रेजिस्टेंस, एक होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस जो हमारा होता है एल पे डिपेंड, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता हमारा है वो हमारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है और सामग्री पर भी डिपेंड नहीं। प्रतिरोधकता टेम्परेचर पर डिपेंड करता है दोस्तों, लेकिन सामग्री पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होता है हर एक तत्व के लिए अलग अलग सामग्री, हर एक अलग अलग प्रतिरोधकता होता है, हर एक सामग्री या तत्व के लिए प्रतिरोधकता अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी नंबर का होगा वो सही होगा। प्रतिरोधकता सिर्फ हमारा इसमें सामग्री पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे, लेकिन टेम्परेचर नहीं है तो सामग्री यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। सड़कों या गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, अधिकतर हम क्या जानते हैं कि गांव घर में जो हमारा जोड़ा जाता है, गलियों में जो लाइट को जलाया जाता है उसको दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा लाइट या जो बड़े बड़े दूर से जो हमारा बिजली लाया जाता है उसको दोस्तों श्रेणी क्रम में या सीरीज में जोड़ा जाता है। और दोस्तों घर में भी जो इस्तेमाल किया जाता है, हमारा घर में जो यूज़ किया जाता है होम यूजेज के लिए, जो यानी कि दोस्तों हम जिसे वायरिंग कहते हैं घर में, वायरिंग को भी समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालकता पदार्थ होता है। देखिए दोस्तों, अति चालकता का मतलब क्या होगा दोस्तों, अति चालकता मतलब कि उसमें प्रतिरोध हमारा क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा हमारा, शून्य होगा। प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। और जिसमें प्रतिरोध अगर शून्य हो गया दोस्तों तो उस कंडक्टर को हम आइडियल कंडक्टर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आइडियल कंडक्टर। आइडियल कंडक्टर या तो आदर्श सुचालक, आदर्श सुचालक। आदर्श सुचालक या आइडियल सुचालक क्या होता है दोस्तों, जिसमें करंट बिल्कुल, प्रतिरोध क्या होता है, बिल्कुल शून्य हो। क्या हो, बिल्कुल शून्य हो। लेकिन दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, हर एक तत्व में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अति चालक की बात किया गया है, या जिसको हम आदर्श चालक कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे शून्य जिसका मान हो, रेजिस्टेंस होगा, वही हमारा आदर्श चालक या तो अति चालक के नाम से जाना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। देखिए दोस्तों, निम्न प्रतिरोधकता मतलब क्या दोस्तों, अगर निम्न प्रतिरोधकता होगा तो करंट उसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा ज़्यादा फ्लो करेगा। प्रतिरोधकता अगर कम होगा तो करंट हमारा क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा और आसानी से फ्लो करेगा। निम्न प्रतिरोधकता रहेगा तब। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो इबोनाइट हमारा एक क्या है, अधातु है। हीरा भी हमारा कार्बन का बना होता है और ग्लास भी हमारा क्या है, अधातु है। यानी कि ये तीनों हमारा दोस्तों क्या है, एक अधातु का फॉर्म है। यानी कि इन तीनों से हमारा दोस्तों करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एकमात्र, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता जो होता है वो अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो नाइक्रोम में दिया गया है, जिससे करंट हमारा आसानी से फ्लो होता है, क्योंकि उसमें जो प्रतिरोधकता है इन तीनों की तुलना में कम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तांबा की प्रतिरोधकता है, तांबा की प्रतिरोधकता है। तो देखिए दोस्तों, तांबा की जो प्रतिरोधकता होता है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये पिछले क्वेश्चनों में दोस्तों हमने देख चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपाती होता है। देखिए दोस्तों, जो कंडक्टर का प्रतिरोध जो सीधे अनुपाती होने का मतलब हम क्या जानते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो यहाँ पे अगर सीधे अनुपाती की बात कर रहा है तो सीधे अनुपातिक हमारा लंबाई का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, इन उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हम एक बार और कर चुके हैं पीछे दोस्तों। जैसे कि ये 20 ओम का है, ये क्या है, 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है और इसी के समांतर एक और 20 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, और इसके बाद एक समांतर क्रम में इन दोनों के समांतर में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? तो दोस्तों पहले हम 1/20 प्लस 1/20 इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि 1/इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा हमारा? 20 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20, यानी कि 10 का 10, 10 का 10, यानी कि 2/20, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 20, यानी कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के हमारा आ गया इन दोनों का 10 आ गया। यानी कि इसको अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करें तो ये इस तरह से डायग्राम होगा, ये 10 ओम का और ये 10 ओम का। अब ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में आने के बाद हम उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आर प्लस R1 लिख सकते हैं, यानी कि 10 प्लस 10, यानी कि 20 ओम का टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इस सर्किट में फ्लो करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जब प्रतिरोध क्या हो, उच्च हो, प्रतिरोध क्या हो, जब उच्च हो, जब प्रतिरोध अधिक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक बोलते हैं, यानी कि वो रुकावट का काम करता है चालक में, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोधक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश होगा। देखिए दोस्तों, अब हम क्या जानते हैं, जो हीट होता है वो हमारा हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। आई स्क्वायर क्या होता है, आर टी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या बोला गया है, प्रतिरोध और हीट से संबंधित है, यानी कि जो दिया गया है उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं और सिर्फ एच और आर को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखा जाए आर एच इज जो हीट जो है रेजिस्टेंस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे प्रतिरोध को आधा करते हैं तो प्रतिरोध को जब आधा करेंगे तो हीट भी हमारा क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारा एक दूसरे का क्या होता है, समानुपाती में। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा घटेगा, यानी कि इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है, तार के मध्यम के करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज हमारा 2 हो गया और रेजिस्टेंस हमारा निकालना है, और यहाँ पे 1 एम्पियर हमारा करंट दिया गया है। तो रेजिस्टेंस बराबर निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 2/1, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा जो 2 ओम का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था कि जब समांतर क्रम में जोड़ रहा था तो 5, 10 और 15 ओम का रेजिस्टेंस होता है, तो इन तीनों का योग हमारा जो छोटे वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी हमारा कम होता है। हम पिछले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो दोस्तों ए नंबर का समांतर क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश की एसआई मात्रक ओम है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध आर वोल्टेज डैश। देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ के अनुसार हमारा क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे दोस्तों आर को पहले लिख दिया गया है, तो V अपन हमारा क्या होगा, आई, यानी कि V जब यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारा आई आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होता है? देखिए दोस्तों, जो रेजिस्टेंस हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होता है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया का होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ का रेजिस्टेंस जो हमारा लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत कर्मानुपाती एरिया का होता है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है?
देखिए दोस्तों, विद्युत रोधियों का क्या मतलब दोस्तों, मतलब जिसमें करंट हमारा फ्लो ना करे। विद्युत रोधी का मतलब क्या दोस्तों, जिसमें करंट हमारा क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, यानी कि फ्लो भी करेगा तो बहुत कम ही करेगा, यानी कि नहीं करेगा। आधातु की जिससे बात करें दोस्तों, आधातु की बात करें या इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर जिसे कुचालक हम बोलते हैं, तो इसमें दोस्तों करंट जो हमारा फ्लो करेगा वो बिल्कुल कम करेगा। विद्युत रोधियों में क्या करेगा, बिल्कुल कम करेगा। तो जो प्रतिरोधकता हमारा होगा विद्युत रोधियों का, वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जैसे कि इन दोनों की बात करें तो ये हमारा विद्युत रोधी नहीं है, क्योंकि इससे के अंदर जो प्रतिरोधकता बहुत कम है, क्योंकि पावर माइनस में है तो ये बहुत कम प्रतिरोधकता है, मतलब इसके थ्रू से करंट हमारा फ्लो होगा, इसके थ्रू से हमारा कम फ्लो होगा, बिल्कुल ही कम होगा। और इसमें तो दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर ही फ्लो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है, जो रेंज होता है विद्युत रोधी प्रतिरोधी का, 12 10 10 टू द पावर 12 मीटर, 10 टू द पावर 12 ओम मीटर से लेकर के 10 टू द पावर 17 ओम मीटर तक हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सूत्र किसका घोतक है। देखिए दोस्तों, जब हम समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। जब हम दोस्तों इस R1 और R2 का एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 होगा, तो इस R1 से यहाँ पे क्या चला जाएगा हमारा R2 प्लस R1। जब दोस्तों हम आर ई इक्विवेलेंट करेंगे या तो क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करते हैं या तो बदल देंगे इसको। अब दोस्तों ये ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर करेंगे, ये ऊपर ला नीचे, ऊपर ला नीचे, नीचे ला ऊपर चला जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम आर ई इक्विवेलेंट करते हैं तो ऊपर हमारा R1 R2 और नीचे हमारा R1 प्लस R2 हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये हमारा कब हो रहा है, जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा समांतर संयोजन जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, सुचालक की प्रतिरोधकता होगी। देखिए दोस्तों, जो करंट हम यानी ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो जो वोल्टेज दिया गया हमारा 4 वोल्ट दिया गया है, ये गतिज ऊर्जा वगैरह दोस्तों सिर्फ ये डराने के लिए दिया जाता है, बाकी इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ हमें फॉर्मूला पे क्या करना है, पुट करना है। तो 4 वोल्टेज कितना दिया दोस्तों, 4, और रेजिस्टेंस हमारा कितना क्या निकालना बोला है, और करंट हमारा 2 एम्पियर है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आएगा 4/2, यानी कि 2 2 4 यानी कि 2 ओम। जो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा वो 2 ओम निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। देखिए दोस्तों, जिस बल्ब में रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, जिस बल्ब में क्या होगा दोस्तों, रेजिस्टेंस अधिक होगा, वो बल्ब हमारा दोस्तों डिम बल्ब होगा। क्या होगा, डिम बल्ब होगा, यानी कि वो कम चमकेगा। लेकिन रेजिस्टेंस जिसका क्या होगा, रेजिस्टेंस जिसका कम होगा वो बल्ब हमारा अधिक चमकेगा। क्या होगा, अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनलों की इतना रेजिस्टेंस प्रतिरोध पर छूती है। तो देखिए दोस्तों, V इक्वल टू क्या था हमारा, आई आर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, आई बराबर, तो V अपॉन आर लिखेंगे तो वोल्टेज जो दिया गया हमारा कितना दिया गया, 12 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 10 के घात 5, क्या दिया दोस्तों, 10 के घात 5, यानी कि इसको हम 12 को एज इट इज रहने देते हैं और इस घात को ऊपर ले जाते हैं, यानी 10 पॉइंट, यानी 10 टू द पावर -5 क्या है, 10 के पावर -5। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हमारा नहीं दिया गया है, तो यहाँ से एक जीरो को हम निकालेंगे और यहाँ पे पॉइंट में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 10 टू द पावर -4 एम्पियर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे, देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि किसी भी सर्किट, अगर समांतर सर्किट की बात करें या समांतर श्रेणी में अगर उसको जोड़ा गया है, तो जो वोल्टेज हमारा होगा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पूरे सर्किट के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
और करंट हमारा क्या होता है, चेंज होते रहता है। लेकिन जब सीरीज में जब जोड़ा जाता है, सीरीज में जब जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जब जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसका करंट इसमें कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट रहता है, और वोल्टेज क्या होता है इसमें, चेंज होते रहता है। क्या होगा, चेंज, वोल्टेज में चेंज होगा। तो यहाँ पे प्रतिरोधक को समान विभवांतर में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, तो उसका वोल्टेज वो समान विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या, वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वोल्टेज दोस्तों, तो वो समांतर में जुड़े होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर श्रृंखला में जोड़ा गया है तो इसका मतलब दोस्तों डायरेक्ट रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक लगाया गया है। देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम में, श्रृंखला मतलब क्या दोस्तों, श्रेणी क्रम में या सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज में जब जोड़ा जाएगा तो 25 ओम का 3 प्रतिरोध लगाया गया है दोस्तों। तो सीरीज में जब होगा तो उसको सीधा जोड़ते हैं, 25 दूना 50, 25 तिया 75, यानी कि 75 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे, देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था कि जितने भी सर्किट सीरीज समांतर क्रम में था, उसको एक दो बिंदुओं के बीच में जोड़ा गया था, यानी कि ए बिंदु ए माना था हमने और ये बिंदु बी माना था। तो इसमें अगर R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस को क्या हमारा समांतर में जोड़ा गया है। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच में अगर सभी रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है तो वो समांतर क्रम में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के हमारे दोस्तों इतने ही सवाल थे आज का। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल हो रहा हमारा वीडियो, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी करें और शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।